हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो आज की वीडियो में मैं आपको इकोसिस्टम के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो कवर करवाऊंगी। और अब तक मैंने जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद जो हमने इकोसिस्टम स्टार्ट किया था उसकी मैंने इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया है। उसके अलावा मैंने बताया था कि हम इसमें जो है जो इकोसिस्टम के फंक्शन हैं वो 4 जो मैंने आपको टॉपिक बताए थे उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें से मैंने आपको प्रोडक्टिविटी बता दिया है। उसके अलावा डिकम्पोजिशन की बात हम कर चुके हैं। और जो आज का टॉपिक हमारा होगा वो होगा एनर्जी फ्लो पे। और जो एक लास्ट उसके बाद हमारे पास बचता है इसका जो फंक्शन बचेगा वो होगा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा थर्ड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है वो होगा एनर्जी फ्लो। तो अब तक मैंने आपको जो प्रोडक्टिविटी बताया था वो मैंने बताया था कि कितना बायोमास जो है वो प्रोड्यूस होता है पर ग्राम, जो उसको हम ग्राम में मेजर करेंगे कितनी टाइम में और कितने एरिया में, तो उसको हमने बोला था प्रोडक्टिविटी। उसके अलावा मैंने आपको टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी का कंपैरिजन बताया था। पूरे बायोस्फीयर की कितनी प्रोडक्टिविटी है वो मैंने आपको बताया था। वो डाटा जो है वो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो और वो आपको लर्न करना होगा। उसके अलावा मैंने आपको मेजर प्रोडक्टिविटी, माइनर प्रोडक्टिविटी ये सब बताई थी। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कहाँ पर होगी और जो मिनिमम प्रोडक्टिविटी है वो किस एरिया की होगी, वो सब मैंने आपको वहाँ पे बताया था। उसके बाद हमने जो है डिकम्पोजिशन को स्टडी किया था। और डिकम्पोजिशन में मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन के टाइम पर होता क्या है, वहाँ पर बड़े फ्रेगमेंट छोटे फ्रेगमेंट में टूटते हैं और जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमें एब्जॉर्बेबल फॉर्म में मिलते हैं। उसके अलावा मैंने आपको डिकम्पोजिशन के स्टेप्स बताए थे, जिसमें हमने 5 स्टेप स्टडी किए थे जो कि सीरीज़ में स्टडी किए थे। उनमें जो थे वो थे फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया। उसके अलावा मैंने आपको ह्यूमिफिकेशन बताया था, मिनरलाइजेशन हमने लास्ट स्टेप बताया था। उसके अलावा हमने जो है फैक्टर जो थे डिकम्पोजिशन के वो स्टडी किए थे, जिसमें मैंने आपको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बारे में बताया था कि अगर ये ज़्यादा होगी तो जो डिकम्पोजिशन है वो ज़्यादा होगा और एनारोबिक कंडीशंस में डिकम्पोजिशन कम होगा। मैंने आपको बताया था कि कंटेंट जो है वो भी मैटर करता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो किस टाइप की कंपोजिशन का है। अगर वो लिग्निन रिच होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, अगर वो नाइट्रोजन और शुगर में रिच होगा तो डिकम्पोजिशन जो है वो हाई हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर भी बहुत अच्छा फैक्टर है डिकम्पोजिशन के लिए। वार्म कंडीशंस में डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, कोल्ड क्लाइमेट अगर होगा तो उस कंडीशन में वो डिकम्पोजिशन जो है वो कम हो जाएगा। उसके अलावा सॉइल मॉइस्चर भी जो है वो एक अच्छा फैक्टर है जो कि ये बताता है कि डिकम्पोजिशन फास्ट होगा या स्लो होगा। मॉइस्ट कंडीशन में डिकम्पोजिशन फास्ट होगा और अगर सॉइल जो है उसकी प्रोफाइल ड्राई टाइप की है तो ऐसी कंडीशन में डिकम्पोजिशन जो है वो उसका रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एनर्जी फ्लो। सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि अब तक जो हमने स्टडी किया उसमें हमने ये डायरेक्शन के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनर्जी फ्लो के बारे में वो ये है कि एनर्जी फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन। मतलब एनर्जी का जो फ्लो होता है वो एक यूनी डायरेक्शनल होता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। एनर्जी के फ्लो के टाइम हम डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको कंज्यूमर के बारे में बताऊंगी। उसके अलावा मैं आपको हर्बीवोर के बारे में बताऊंगी। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और किस तरीके से जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हर एक ट्रॉपिक लेवल पर, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एनर्जी फ्लो जो है सबसे पहले वो यूनिडायरेक्शनल होगा। और सेकेंड थिंग कि वो किसको फॉलो करेगा, एनर्जी फ्लो का जो ये लॉ है ये फॉलोज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ जो होता है थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या कहता है, वो बेस्ड होता है मेनली एनर्जी कंजर्वेशन पर। मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी जो है इस यूनिवर्स में हम उसको किसी भी तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको पूरी तरह से क्रिएट नहीं कर सकते। एनर्जी को सिर्फ एक सिंपल फॉर्म यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं एनर्जी का फर्स्ट जो है एनर्जी का कंजर्वेशन, दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब यही हुआ कि उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसके अलावा मैंने आपको कहा कि एनर्जी फ्लो जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी फॉलो करता है। तो सेकेंड लॉ किस चीज़ के ऊपर बेस है, सेकेंड लॉ है जो एंट्रोपी का है मेनली। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर आप यहाँ पे स्टडी करोगे तो मैंने लिखा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट
इन ऑल एनर्जी एक्सचेंजेस, मतलब किसी भी टाइप का अगर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, इफ़ नो एनर्जी एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, अगर कोई भी एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही है अगर वो पूरी एक सिस्टम में रहती है, वो वहाँ से ना जाती बाहर जाती है ना वो अंदर आती है, तो ऐसी कंडीशन में द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टेट विल ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ द इनिशियल स्टेट। कहना क्या चाहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का मतलब ये हुआ कि मान लो आप कोई सिस्टम लेते हो, उसकी कुछ इनिशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और आप उस सिस्टम से जो गैसेस हैं उनको एक्सचेंज करते हो। जैसे ही आप उनको गैसेस को एक्सचेंज करते हो तो ऐसी कंडीशन में जो पहले पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की थी वो अब वैसी नहीं रहेगी। मतलब इनिशियल टाइम पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी स्टेट की, सिस्टम की, वो अब नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में हीट का लॉस हो जाएगा और इस वजह से जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब हीट लॉस ही एंट्रोपी यानी सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ का मतलब ये हुआ कि इनिशियल स्टेट में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो फाइनल स्टेट में नहीं रहने वाली। फाइनल स्टेट में जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हमें मिलेगी वो उसकी इनिशियल से कम मिलेगी। तो यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही चीज़ हमें समझाता है कि किसी भी तरह का अगर एक एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो ऐसी कंडीशन में नो एनर्जी एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, अगर एनर्जी एंटर और लीव नहीं कर रही है तो जो एनर्जी है वो फिर भी पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टेट की वो कम ही रहेगी पहली जो स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी थी। तो ये सेकेंड लॉ जो है उसको भी फॉलो करता है। मतलब जो हीट है वो लॉस होती है और पहला लॉ ये बोलता है कि एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व रहती है, लेकिन यहाँ पर हीट का लॉस होता है जब एनर्जी फ्लो करती है। तो एनर्जी फ्लो करते टाइम जब ट्रॉपिक लेवल से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी जाती है तो ऐसी कंडीशन में हर एक ट्रॉपिक लेवल पर हल्का हल्का गैस का हीट का एक्सचेंज होता है, जिसको हम सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। अब आप पूछोगे कि एनर्जी फ्लो किस तरीके से हो रही है, तो एनर्जी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ फूड, और फूड ही है जिसके बेस पर एनर्जी फ्लो होगी, और वो किस तरीके से फ्लो होगी, वो ट्रॉपिक लेवल पे फ्लो होगी। तो अब जो है हम जो स्टडी करेंगे इस पे दो चीज़ें स्टडी करने वाले हैं, एक होगा फूड चेन और एक होगा फूड वेब। अगर फूड चेन की बात करें तो वो डिफरेंट टाइप की फूड चेन होंगी, वो होगी ग्रेजिंग फूड चेन होगी, पैरासिटिक फूड चेन हो सकती है। लेकिन कभी भी जो फूड चेन होती हैं वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, हमेशा जो फूड वेब होते हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज़ नोन एज फूड वेब। तो एक जो वेब होता है फूड का वो ही जो है मतलब कि एग्जिस्ट करता है नेचर में, फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि एक ट्रॉपिक लेवल में ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो दूसरे ट्रॉपिक लेवल के फूड पर भी मतलब फूड पर भी डिपेंड करते हो। तो ऐसी कंडीशन में वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं आपको फूड चेन के बारे में बताऊंगी, फूड वेब के बारे में भी आपको बताऊंगी, और जो डिफरेंट टाइप की फूड चेन है उन सब के बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बट ये सब स्लो जो है उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। तो आज का जो हमारा मेन रहेगा वो होगा हमारा फूड चेन। तो फूड चेन में मैं आपको ट्रॉपिक लेवल बताऊंगी। ट्रॉपिक लेवल जो है वो न्यूट्रिशन के बेस पर ही होंगे, और ट्रॉपिक लेवल में हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से ट्रॉपिक लेवल पर कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल, अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो खाना बनाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम प्रोड्यूसर बोलेंगे, और उनको जो है बेस पे रखा जाता है, सबसे नीचे रखा जाता है। तो प्रोड्यूसर जो है वो ट्रॉपिक लेवल 1 बनाएंगे, सॉरी बेस पे नहीं, उनको ट्रॉपिक लेवल 1 जो है वो कहा जाता है। तो प्रोड्यूसर जो होंगे वो ट्रॉपिक लेवल 1 को बताएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे वो ट्रॉपिक लेवल 2 का फॉर्मेशन करेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब हो गया हार्बीवोर, मेनली जो प्रोड्यूसर पर जो है डिपेंड होते हैं। मतलब लाइक अगर मैं एक ट्री की बात करती हूँ, ट्री खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो यहाँ पर वो एक प्रोड्यूसर की तरह काम करेंगे। लेकिन अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर वो हो गए जो फूड के लिए प्लांट के ऊपर जो है डिपेंड करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में लाइक अगर मैं गोट की बात करती हूँ या कुछ डायरेक्ट ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन तो नहीं बोल सकते बट कुछ जो मतलब कि ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, लाइक कैटल वगैरह हो गई, तो हम ऐसी कंडीशन में उनको प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। उनको वो ट्रॉपिक लेवल 2 बनाते हैं। प्लांट्स जो है वो ट्रॉपिक लेवल 1 बनाते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल 2 बनाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो ट्रॉपिक लेवल 3 का फॉर्मेशन करते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर मेनली फीड्स अपॉन द प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर जो फीड करते हैं, जो डिपेंड होते हैं, उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। लाइक अगर कैटल जो है
वो प्लांट से अपना भोजन लेती है या जो भी करती है। तो ऐसी कंडीशन में जो कैटल हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गई, क्योंकि वो प्लांट पर डिपेंड है अपने खाने के लिए। और जो अगर हम मान लो कोई सेकेंडरी कंज्यूमर है, अगर मैं यहाँ पे गोट की बात करती हूँ, प्राइमरी कंज्यूमर में जो गोट है वो प्लांट पर डिपेंड करती है खाने के लिए, और जो लॉयन है वो गोट पर डिपेंड करेगा अपने खाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में सेकेंडरी कंज्यूमर जो हो गया वो लॉयन हो गया। उसके अलावा टॉप कंज्यूमर वो होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। टॉप कंज्यूमर जो मैंने लॉयन का एग्जांपल लिया वो मेनली टॉप कंज्यूमर में रखा जाता है, क्योंकि जो लॉयन है उसको खाने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में ट्रॉपिक लेवल पर प्रोड्यूसर फर्स्ट लेवल पे रखे जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड लेवल पर रखे जाते हैं, अगर सेकेंडरी कंज्यूमर हैं तो वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर रखे जाएंगे, टॉप कंज्यूमर जो है वो फोर्थ लेवल पर रखे जाएंगे। ये चेंज जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो 10% लो को फॉलो करेगा, और जो खाना ये बनाएंगे प्रोड्यूसर उसका 10% एनर्जी जो है प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर का जो एनर्जी का 10% है वो जाएगा, और टॉप कंज्यूमर में सेकेंडरी कंज्यूमर का जो एनर्जी का 10% है वो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में टॉप कंज्यूमर तक जाते जाते एनर्जी का लेवल बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए जो फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल रखे जाते हैं वो एक लिमिटेड नंबर तक रखे जाते हैं, ताकि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सही लेवल तक हो सके, टॉप कंज्यूमर तक, टॉप कंज्यूमर को जो है एनर्जी मिल सके। इसीलिए टॉप कंज्यूमर जो ये ट्रॉफिक लेवल है इनका नंबर कम ही होता है किसी भी चेन के अंदर। तो नॉर्मल इकोसिस्टम में मेनली 4 ट्रॉपिक लेवल एग्जिस्ट करते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें कम से कम 5 ट्रॉपिक लेवल एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी जो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। तो क्योंकि एनर्जी फॉलो करती है लिंडेमैन का 10% लॉ, तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो ट्रॉफिक लेवल है उनका एक लिमिटेड नंबर होता है। टॉप कंज्यूमर जो है वो इकोलॉजिकली वीकेस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ तक एनर्जी जो है 10% बहुत ही कम पहुँच पाती है। भले ही वो फिजिकली वीक होते हैं, सॉरी फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो इकोलॉजिकली वीक होते हैं, क्योंकि उनमें जो ट्रॉपिक लेवल है वो 4th ट्रॉपिक लेवल है या टॉप कंज्यूमर है वो। इसीलिए तो ऐसी कंडीशन में जो एनर्जी है वो उन तक बहुत कम पहुंच पा रही है, इसीलिए वो इकोलॉजिकली वीकेस्ट होते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने ये बताया कि एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, वो थर्मोडायनेमिक के दोनों लॉ को फॉलो करती है, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ की बात करी। फर्स्ट लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस है, सेकंड लॉ जो है वो एंट्रोपी पे बेस है। उसके अलावा मैंने बताया कि एनर्जी फ्लो किस तरीके से करती है। तो फ्लो जो है एनर्जी वो फूड चेन की फॉर्म में करेगी, फूड वेब की फॉर्म में करेगी। फूड चेन के लिए ज़रूरी है कि ट्रॉपिक लेवल का नंबर जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि जो टॉप कंज्यूमर होंगे अगर उन तक एनर्जी कम पहुंचेगी तो वो इकोलॉजिकली वीकेस्ट हो जाएंगे। वैसे भी एनर्जी जो है वो 10% लो को फॉलो करती है। तो नॉर्मल इकोसिस्टम में 4 ट्रॉपिक लेवल पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में 5 ट्रॉपिक लेवल पाए जाते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फूड चेन जो है उसके लिए ट्रॉपिक लेवल जो है वो एक लिमिटेड नंबर पे होने चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको टाइप्स ऑफ फूड चेन बताऊंगी, कौन कौन सी होती हैं। उसके अलावा हम फूड वेब की बात करेंगे, और मैं इकोलॉजिकल पिरामिड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।